हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल। तो सेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि सेल है क्या और सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया और कहाँ से किया। तो अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट ने दो चीजों को लिया। पहला लिया उन्होंने रेन वाटर को और दूसरा लिया टीथ के येलो डिपोजिशंस को। उन्होंने दो चीज को लिया, पहला लिया रेन वाटर को और दूसरा लिया टीथ में जो येलो येलो डिपोजिशंस हो जाते हैं उनको। ये दोनों को लेके किया क्या उन्होंने, पहले हम लोग ये देखते हैं। सपोज ये रेन वाटर था, इसमें बहुत सारे बारिश का पानी था और यहाँ पे उन्होंने लिया एक येलो येलो डिपोजिशंस वाले चीजों को। ये येलो डिपोजिशन कहाँ पे होता है, जो हमारे दांत में येलो येलो दांत में डिपोजिशन हो जाता है, उस चीज को लिया और लिया बारिश के पानी को। और दोनों में जो कॉमन चीज उन्हें देखने को मिला वो ये था कि दोनों में ही कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा था। तो ये मूवमेंट था किस चीज का, पहले उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये मूवमेंट एक्चुअल में है किसका। तो उससे उन्हें ये चीज तो बहुत कंफर्मली पता चल गया कि मूवमेंट चाहे जिसका भी हो, लेकिन अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो पक्का वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा, क्योंकि मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा। तो फिर उन्होंने ये देखा कि अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो दोनों में कुछ तो कॉमन कैरेक्टर जरूर होगा। तो दोनों में जो कॉमन कैरेक्टर था वो था सेल। दोनों के पास ऐसा कौन सा बेसिक कॉमन कैरेक्टर था जो दोनों के पास हो, वो था सेल। सेल एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को लिविंग प्रूफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बोले कि सेल है क्या, अगर हम पूछे सेल है क्या, तो सेल एक ऐसा चीज है जो लिविंग को नॉन लिविंग भी बना सकता है और नॉन लिविंग को लिविंग भी बना सकता है। बोलेंगे कैसे? अगर किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल कैसे भी डाल दिया जाए तो वो लिविंग बन जाएगा, और अगर लिविंग से अगर सेल हटा दिया जाए तो वो नॉन लिविंग बन जाएगा। तो अगर हम बोले कि किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग बनना हो तो उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो क्या होगी, सेल। और अगर बोले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे लिविंग कहलाए जाने के लिए, तो वो होती है सेल। तो सेल है क्या, हम लोग उसे बोलते हैं सेल को कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा हम लोग कहते हैं कि सेल क्या है, सेल में डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें लिविंग होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए सेल। अगर किसी के पास सेल है तो उसे हम लिविंग कहेंगे, अगर किसी के पास सेल नहीं है तो उसे हम लिविंग नहीं कहेंगे, उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। अगर पूछे कि हमारे बॉडी में कितनी सेल्स होती है, तो अगर सपोज ये हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में टोटल 10 की पावर ये टोटल ट्रिलियंस, हमारे बॉडी में कितनी सेल्स है, हमारे बॉडी में टोटल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हमारे बॉडी में टोटल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ये ट्रिलियंस मतलब कितना हुआ, ट्रिलियंस मतलब एक के पीछे 10 जीरो लगा दे अगर तो उसे हम कहेंगे ट्रिलियंस। तो हमारे बॉडी में कितने सेल्स है, टोटल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ये सेल्स को हम कभी भी अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब कभी भी अपने आँख को खुले आँख से इसे देखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें ये सेल्स को देखना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, अगर इस सेल्स को देखना होगा तो हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप का। लेकिन माइक्रोस्कोप भी कैसा, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप से एक सेल को देखना जो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इतने छोटे लेवल पर जिसे हम नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें उस सेल को देखना है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए दो तरह का माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं। पहला माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा माइक्रोस्कोप इसको ही बोल सकते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो हम क्या क्या बता दिए कि सेल है क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाए जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होना ही चाहिए सेल। अगर उसके पास सेल है तो उसे हम लिविंग कहेंगे, अगर उसके पास सेल नहीं है तो उसे हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे। अगर पूछेंगे सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो वो रेन वाटर और टीथ में जो डिपोजिशन हो जाती है उसमें जो एक कॉमन तरह का मूवमेंट देखने को मिला, वो जो मूवमेंट था वो किस चीज का था, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का था। और वो दोनों में कॉमन कैरेक्टर जो देखने को मिला वो क्या था, कि उनके पास एक सेल था। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई। अब हम लोग एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है।
The living body of plant and animals are made up of the certain tiny, usually microscopic structural units called cell. तो मतलब क्या बोल रहा है, लिविंग बॉडी हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, या फिर कुछ और भी तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके अंदर की बात अगर की जा रही हो तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट लेवल्स के पार्टिकल से बनी हुई होती है, जिनका नाम हम लोग देते हैं सेल। उसके आगे क्या लिखा है, वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर हु आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल कॉल्ड द यूनिसेल्युलर। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन सेम टाइम पर हम ये भी बोलते हैं कि अब ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं। मतलब नहीं समझ आया तो देखते इधर, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सपोज ये सिंगल उनका बॉडी है और यही सिंगल उनका सेल भी है। सपोज अगर ये हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। अगर ये टोटल ऑरेंज वाला हमारा बॉडी है तो ये येलो वाला बहुत छोटा छोटा हमारा सेल है। लेकिन यूनिसेल्युलर के केस में क्या होता है, अगर ये सिंगल उसका बॉडी है तो यही सिंगल सेल उसका सेल भी है। मतलब यूनिसेल्युलर में बॉडी मतलब पूरे बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का बॉडी और उसके सेल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो उसके बॉडी का काम करता है वही उसका सिंगल सेल का भी काम करता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर ये हमारा बॉडी है बड़ा वाला तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स भी होंगे। तो अगर हम इसका बात करें तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में, अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। कितने? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें कितने सेल होंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वन सिंगल सेल। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल होंगे? एक सिंगल सेल होगा। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। लेकिन इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल होने के बाद भी कोई भी उसके फंक्शंस में डिफरेंस मल्टी सेल्युलर के कंपैरिजन में नहीं होगा। अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को लेकर भी खुद से खाना बना सकता है, खुद से दौड़ सकता है, खुद से सो सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी सेम काम कर सकता है। ये भी खुद का खाना खुद से बना सकता है, ये दौड़ सकता है, भाग सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है, सब काम कर सकता है। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में कोई डिफरेंस नहीं है। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि यूनिसेल्युलर सेल्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर सेल यूनिसेल्युलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सिंगल सेल है तो उसको किसी ना किसी का हेल्प ही चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो शो नहीं कर सकता। मतलब वो खुद अकेले नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। ये चीज नहीं है। अगर वो सिंगल सेल का बना हुआ है फिर भी अगर उसे अकेले रहना है तो उसके पास सारे फंक्शंस करने के जितने भी प्रॉपर्टीज होने चाहिए, जितना भी उसके अंदर ताकत है जो मल्टी सेल्युलर में है, वो सारा सब कुछ यूनिसेल्युलर के अंदर भी होगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्या कि एनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म is capable of independent existence। इसका मतलब कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो वो अपना इंडिपेंडेंट खुद अकेले एग्जिस्ट कर सकता है इस मतलब लिविंग वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर एक सिंगल सेल है तो वो किसी दूसरे पे डिपेंड होकर अपना एग्जिस्टेंस शो करेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं रहेगा। वो अपना लाइफ खुद अकेले एक सिंगल सेल होने के बाद भी सरवाइव कर सकता है, वो भी पूरे उतने फंक्शंस के साथ जितना फंक्शन एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है, आरबीसी इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा है तो वो क्या होगा, आरबीसी। आरबीसी क्या है? आरबीसी की अगर फुल फॉर्म बात करें तो वो होता है रेड ब्लड सेल। और अगर हम बात करें कि कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा सेल है उसका नाम होता है रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल एक्चुअल में सबसे छोटा है,
सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर बात करें सेम टाइम पे कि अगर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है बॉडी का नहीं तो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द अर्थ कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द अर्थ है। अगर उसको बात करें साइज होता कितना है, अगर इसको हम लोग लार्जेस्ट बोल रहे हैं तो पक्का इसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते होंगे। तो ये लार्जेस्ट सेल है और ये होता है 7 mm डायमीटर। तो अगर हम बोले सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच का अंडा और उसका डायमीटर कितना होता है 7 मिलीमीटर। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो कौन सा होता है, आरबीसी। नेक्स्ट हमें देखिए क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, वो एक लिविंग पार्ट है कि डेड पार्ट है, सेल का आउटर स्ट्रक्चर है या इनर स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर